नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रसिद्ध कुंडलियों में पंडित श्री राम शर्मा जी की जन्म कुंडली, जिन्हें वेदों का सरल भाषा में जिन्होंने सभी के सामने वेदों को रखा। और उस समय पर जब धर्म एक बहुत ही कठिन विषय माना जाता था, या कहें वेदों की भाषा जो बहुत क्लिष्ट थी, उस भाषा को बहुत सरल शब्दों में आम जन तक पहुंचाया। और जो गायत्री परिवार के संस्थापक भी माने जा सकते हैं, शांति कुंज हरिद्वार से, जिन्होंने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया और एक फ्रीडम फाइटर के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में भी हम श्री राम शर्मा जी को देख सकते हैं। लेकिन उनका मुख्य जीवन पूरी तरह से यही रहा कि हम धर्म के जरिए सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। और यही कुछ उद्देश्य हम शांति कुंज हरिद्वार में भी दिखाई देता है कि भाई हम अपने से बचाकर कुछ अगर इकट्ठा कर समाज सेवा कर पाएं तो हमें बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। तो श्री राम शर्मा जी का अगर हम चार्ट यहाँ डिस्कस करते हैं अपने ज्योतिष अध्ययन के लिए, तो कौन सा लग्न इन्हें मिलता है, हमने रेफरेंस लिया है कुंडली संग्रह का। तो कुंडली संग्रह अनुसार श्री राम शर्मा जी को तुला लग्न मिलता है। और तुला लग्न के साथ मुख्य रूप से चंद्रमा और लग्न का बड़ा महत्व होता है। तो अगर दोनों को मिला के देखें तो तुला लग्न व्यक्तित्व जो होंगे, अपनी जो भी बात रखनी है बड़े सुलझे हुए तरीके से। तुला लग्न यानी एक प्रकार जिसको बोलते हैं संतुलन, तराजू, इस प्रकार से अपनी बात। और क्योंकि लॉर्ड जो है वो उनके शुक्र हैं, तो शुक्र तो आप जानते हैं स्वभाव से बोलने में वो माने जाते, गुरु माने जाते हैं शुक्र, बहुत बढ़िया है। और शुक्र का चंद्रमा के साथ मिलन और शुक्र का बुध के साथ मिलन 11वें भाव में कुंडली को बहुत बलशाली बना देता है। 11वां भाव हम वैसे इच्छा पूर्ति के साथ जोड़ते हैं, लेकिन अगर हमारा इच्छा पूर्ति और हमारा अष्टम भाव यानी अष्टमेश और द्वादश भाव के स्वामी का भी संबंध जुड़ जाए तो फिर ये बहुत बढ़िया माना जाता है। तो वो आपको यहां दिखेगा कि सबसे प्रभावशाली क्या दिखाई देता है चार्ट में। भाई हमने देखा लग्नेश चले गए हमारे इच्छा पूर्ति भाव में, और फिर हमें जो समाज में एक इमेज मिलती है कि भाई वो शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, मुक्त होने वाले जो ज्ञान के बारे में बात करते थे, उसका कारण क्या था? क्योंकि लग्न में गुरु और केतु का मिलन। अगर आपने हमारी मुक्ति जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया मुक्ति पर, मोक्षा पर, तो ये ग्रहों का सबसे ज्यादा महत्व देखा जाता है, बृहस्पति का, केतु का, क्योंकि केतु को मोक्षा प्लैनेट मानते हैं। तो बृहस्पति केतु संबंध लग्न में ही आ रहा है, तो संसार के लिए एक प्रकार से वो जो मोक्ष का ज्ञान डिलीवर करने वाले श्री राम शर्मा जी बन गए। तो लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश की स्थिति सबसे पहले हमने देखा। लग्न तुला लग्न है और लग्न में बृहस्पति और केतु मोक्षकारक कॉम्बिनेशन के साथ यहां बैठे हुए हैं। और फिर चंद्रमा और चंद्रेश कौन है? सूर्य। तो देख रहे हैं सूर्य भी स्वग्रही समान माना जाएगा, क्योंकि सूर्य और बुध में ग्रह परिवर्तन हो गया है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा यहां राजयोग और धन योग बन रहा है। और आप देख सकते हैं इसमें धर्म कर्म अधिपति योग भी शामिल हो जाता है, क्योंकि नवमेश दशमेश के साथ इच्छा पूर्ति भाव में बैठे हुए। ठीक हो गया। तो लग्न में बृहस्पति और केतु का मिलन वेदों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्र के अध्ययन की बात करता है। ठीक हो गया। वेदों का, उपनिषदों का बहुत सरल भाषा में। यहां पर एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है, बृहस्पति पर ये शनि का जो प्रभाव है ध्यान रखना है। हम कई दफा कह देते हैं कि भाई बृहस्पति शनि की युति, कई मामले में कई लोग इससे भय करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन जो बृहस्पति ज्ञान का देवता है, अगर वो शनि जो सेवा भाव का माना जाता है, घ्रोतक माना जाता है, कारक माना जाता है, और वो राहु केतु एक्सिस में साथ में आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन्होंने जो हमारे चली आ रही परंपराओं
मान्यताओं, उनसे अलग हटकर वो जो ज्ञान था वो सभी में बांटना चाहा। भाई कई जगह ऐसा माना गया कि भाई ये जो उपनिषदों का विषय है ये कुछ लिमिटेड ही रखा जाएगा, सबके साथ शेयर नहीं किया जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा जी ने उन नियमों को, कायदे कानूनों को थोड़ा अलग प्रकार से डिकोड किया कि नहीं, उस पर सभी का बराबर अधिकार होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये शनि का धनात्मक ग्रुप, बृहस्पति पर शनि और राहु का जो प्रभाव है तो वो बिल्कुल देखने में आता है जीवन में। उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, भाई साधु पुरुष स्वयं तो है ही, वो जो भी इमेज जाती है समाज में वो लग्न और लग्न में बैठे ग्रहों से जाती है। तो बृहस्पति और केतु का मिलन है लग्न में, तो साधु रूप बनते हैं। आध्यात्म और विज्ञान का भी प्रभाव, यानी जो आजकल के जो जिसको हम बोलते हैं तकनीकी विषय के भी, इनको बोलते हैं एक प्रकार से वेद और विज्ञान का समन्वित इन्होंने अध्ययन करने का प्रयास किया। वही समाज के सामने रखा कि कैसे हम यज्ञ को वैज्ञानिक प्रमाण के साथ लोगों के सामने रखें। तो बहुत बढ़िया देखा जा सकता है। जहां भी तर्क शक्ति की बात आती है, बिल्कुल हम ये मानते हैं कि उसमें डार्क साइड के राजा शनि, राहु, केतु का बहुत महत्व होता है। और जहां पर हम प्रश्न नहीं करते हैं, सीधा चली आ रही मान्यताओं को सीधा मान लेते हैं आंख मूंद के, वहां पर हम बृहस्पति जैसे ग्रह, वो उन पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं देखते हैं कि भाई कुछ शनि का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव नहीं दिखाई देता। तो ये ध्यान रखना है। प्रश्न कई दफा बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमें चरम पर ले जाता है। अगर हम प्रश्न नहीं करेंगे, सीधी मान्यताओं को मान लेंगे, तो भी उसमें एक प्रकार का मन में संशय आ सकता है कि वो जो हम जो जिसको स्वीकार कर रहे हैं वो किस हद तक सही है। लेकिन पंडित श्री राम शर्मा जी ने उस पर खुले दिल से चर्चा की और वो समाज के साथ बांटा उस ज्ञान को। योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, लेखक, सुधारक, मनीषी व दृष्टा का समन्वित रूप देखा जा सकता है। ठीक हो गया। हम अगर देखें तो दूसरे और तीसरे भाव की अगर बात करें, ठीक है, लेखनी विद्या के लिए वैसे हम तीसरा भाव देखते हैं। तो तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति होकर लग्न में विराजमान है और लेखनी विद्या के स्वामी बृहस्पति को केतु का साथ। केतु का तो एक ही काम है, मतलब केतु मुख्य रूप से मुक्त संसार से डिटैचमेंट के लिए जाना जाता है। यानी इनकी लेखनी भी एक प्रकार से मुक्त होने वाला ज्ञान उन्होंने लिखा। और अगर दूसरे भाव की बात करते हैं तो दूसरे भाव का जो स्वामी है मंगल, वह अष्टांग योग भाव अष्टम भाव में बैठा हुआ है और इसका जो डिपोस्टर है, माने दूसरे भाव जो हमारी स्पिरिचुअल टॉक्स का भाव माना जाता है, उसका जो ग्रह है वो मंगल अष्टम भाव में विराजमान है। यानी हमारे कहीं ना कहीं टॉक्स में सीधा संबंध दिखाई देता है अष्टम भाव का, अकल्ट का, या कह सकते हैं जो हमारा जागरण है उसका संबंध दिखाई देता है। और उसके बाद मंगल का जो डिपोस्टर है या मंगल का ग्रह स्वामी माना जा सकता है शुक्र। तो शुक्र लग्नेश होकर विराजमान है एकादश भाव में, जो यहां पर बहुत ही अच्छा संयोग बना रहे हैं शुक्र का और बुध का मिलन, क्योंकि शुक्र हमारे लग्नेश है, बुध हमारे नवमेश है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो अकल्ट का जो ज्ञान है उसको, ये जो इस प्रकार हम अकल्ट को पूरी तरह धनात्मक ही लेंगे, ऐसा नहीं कि किसी हम जादू टोने की बात करें। कोई ऐसा प्रोसेस जिसको बोलते हैं कर्म कांड के जरिए उस धर्म को लोक व्यवहार में लाना, तो वो एक मिलन, अनूठा मिलन देखा जा सकता है राम शर्मा जी का जीवन। तो उसमें हम देख सकते हैं 8वें और 9वें भाव का एक धनात्मक संबंध, दोनों मित्रवत होकर यहां संबंध बना रहे हैं। ठीक हो गया। और इसमें हम आगे अगर बढ़े तो 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृतियां और 18 पुराणों का सरल भाषा में उन्होंने अनुवाद किया और वो इस प्रकार से रखा कि जनमानस में कोई भी व्यक्ति उसको समझ सके। ठीक हो गया। तो उसमें भी हम कह सकते हैं बृहस्पति और शनि का ये जो प्रभाव है वो एक मुख्य भूमिका रखते हैं कि भाई आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम वो ज्ञान सबके सामने रखें, उसको कोई ऐसा विशेष किसी के लिए सीमित ना रखें। लग्नेश, नवमेश, दशमेश का एकादश भाव में धन योग व राजयोग का निर्माण करना हमारा, माने जो हमारी इच्छा पूर्ति है उसमें मुख्य चीज के आगे इच्छा पूर्ति में यानी धर्म संबंधी इच्छाएं, और हमारे
अगर धर्म संबंधी इच्छाओं में हमारा कर्म भी जुड़ गया, धर्म का कर्माधिपति योग में वैसे ज्यादातर ये देखा गया है कि व्यक्ति का जो एक इमेज बनती है, सामाजिक इमेज बनती है, उसमें हमारे कर्तव्य या धर्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगले पॉइंट अगर देखते हैं, लग्नेश चंद्र व नवमेश पर राहु का प्रभाव सर्व धर्म समन्वय की बात करता है। अष्टमेश व द्वादशेश, जब भी कभी हम मुक्ति संबंधी स्टडी के बारे में बात करेंगे, मुक्ति के लिए खुद प्रयास की बात करेंगे, तो 4 8 12 का मिलन या 4 8 12 के स्वामी उनका संबंध देखते हैं। तो वैसे देखिए, चतुर्थ भाव जो मोक्ष की नींव रखता है, हम ऐसा बोलते हैं मोक्ष संबंधी भावों के ग्रह अगर डेबिलिटेटेड भी हो जाते हैं तो जो उसके संबंध में हमारा अहंकार है वो खत्म कर देते हैं। तो भावत भवम के हिसाब से चौथे का स्वामी अपने से चतुर्थ होकर बैठा हुआ है शनि, और शनि को वैसे सप्तम भाव में एक प्रकार से उसको, क्योंकि वहां ज़ोडिएक में वो उच्च के हो जाते हैं तुला राशि में, तो एक प्रकार से वहां जो कोई ऐसा एग्रीमेंट उसको लेकर बल माना जाता है कि कोई हमें कार्य करना है, कार्य सिद्धि के लिए देखा जाता है कि भाई हम एक मठ की स्थापना करेंगे, एक नए मिशन की स्थापना करेंगे, तो उस कार्य में बिल्कुल वो पूरा हुआ वो कार्य। और अगर हम अष्टम और द्वादश की बात करें, माने 8वें और 12वें भाव की बात करें, तो इनका भी धनात्मक मिलन इच्छा पूर्ति भाव में बताता है कि हाँ, हमने जो भी मोक्ष संबंधी आगे विचार रखा, उस कार्य को आगे अग्रसर किया, उसका हम समाज में एक सही मार्गदर्शन तय कर पाए, इच्छा पूर्ति में उसको कन्वर्ट करवा पाए, क्योंकि 11वें भाव में बैठे। वैसे श्री राम शर्मा जी अपनी बात रखते थे बहुत निर्भीक होकर, सिंह राशि हम सभी राशियों में राजा मानते, लेकिन जो इमेज बनी राम शर्मा जी की वो किस प्रकार से बनी? तुला लग्न से। तो ध्यान रखना, हमारी जो हम चाहे कैसा भी एक्ट करें, कई बार व्यक्ति कुछ बातों को बहुत ऐसा लगता है जैसे आदेश रूप में कह रहा है, लेकिन जो समाज में इमेज बनती है वो कि हाँ भाई ये तो बहुत मिलनसार, मिलकर रहने वाले और सूझबूझ से रहने, तो वो तुला लग्न के कारण। ठीक हो गया। तो हमें ध्यान रखना है 5 नंबर अगर लग्न में आ जाता है तो फिर इमेज कैसी बन जाती, यानी अगर सिंह लग्न होता तो फिर एक बॉसी नेचर कि हमने जो कहा हमें वो होना चाहिए। लेकिन श्री राम शर्मा जी बातों को लेके बहुत निर्भीक थे। अगर उनके जैसे वो फ्रीडम फाइटर थे और उनको हर प्रकार से वो निर्भीक होकर अपने राष्ट्र के लिए अपनी बात रखते थे, लेकिन इमेज सदा बनी समाज में उनकी तुला लग्न जैसी कि भाई ये अपने वादों को लेकर बड़ा ध्यान रखते हैं, अपने वादों का, अपनी बातों को, और इसी कारण से पूरा समूह उनके साथ चल पड़ता था। ठीक हो गया। और धीरे धीरे जोड़कर हम अपने भोजन का हिस्सा, अपने धन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जोड़कर अपने राष्ट्र की सेवा में लगाएंगे। तो ये मूल विचारधारा निकली थी जब गायत्री परिवार बड़ा था, और आज भी वो अपने ही जो हमारा कमाई है उससे थोड़ा थोड़ा धन जोड़कर उस धन को समाज सेवा में लगाने का नियम हम मानते हैं। और फिर सूर्य और बुध का ग्रह परिवर्तन एकादश, नवम और द्वादश भाव को बल प्रदान करता है। तो यहां पर ये परिवर्तन भी बहुत धनात्मक देखा जा सकता है। देखिए 11वें और 12वें भाव में परिवर्तन सामान्यतः किसी कुंडली में अगर देखा हो तो वो तो सिर्फ इतना होता है कि हमने जो भी कई व्यय किया उससे हमें लाभ होगा। लेकिन अगर उस संबंध में 11वें और 12वें के ग्रह परिवर्तन में कहीं धर्म भाव भी इन्वॉल्व हो जाए, कहीं हमारा कर्म भाव भी इन्वॉल्व हो जाए, कर्म अधिपति योग के साथ हाउस एक्सचेंज हो जाए, तो फिर इसको हम किस दिशा में मोड़ लेते हैं? हम उस इच्छा पूर्ति को 12वें भाव गुरु आश्रम के साथ जोड़ लेते हैं। तो जो गुरु आश्रम में रहने का, निवास का जो कंसेप्ट चला कि भाई कुछ दिनों के लिए निवास भी किया जाएगा, ये सब चीजें भी आगे गायत्री परिवार का हिस्सा बनी। वो भी कुछ कुछ हम इंडिकेशन श्री राम शर्मा जी के चार्ट से देख सकते हैं। तो कुल मिला के हम किसी भी चार्ट का जब अवलोकन करेंगे, किसी भी चार्ट को देखेंगे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि अगर हमारा जो दिशा है हमारे जीवन की वो पूरी तरह से अर्थ की है, कमाने की है,
तो उसमें उसी प्रकार का लग्न संयोग बनेगा। लेकिन अगर हमारा जो जीवन है उसकी दिशा पूरी तरह से अपना वेदाध्ययन के लिए है, वेदों को आम भाषा में लोगों तक पहुंचाने की है, या मुक्ति की साधना की है, तो लग्न में इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। तो बृहस्पति और केतु का जो ये मिलन है लग्न में, इनके पर्सनालिटी पर एकदम या इनके व्यक्तित्व पर एकदम खरा उतरता है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के सहयोग के लिए आपको पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।